अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं असद अली शाह एजुकेट योरसेल्फ विद असद से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। कुछ वजूहत की बिना पर कुछ एग्जामिनेशन की अपनी मसरूफियात की वजह से मैं अपना जो था लेक्चर जो सीरीज़ था हमारा उसको मैं कंटिन्यू नहीं रख सका था, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह हमने रिजर्वायर के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वायर पढ़ी थी, इस दफ़ा आज हम करने जा रहे थे रिज़र्व एस्टिमेशन। लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि रिज़र्व एस्टिमेशन की तरफ जाने से पहले कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोग को सीखनी चाहिए, ताकि आप लोग को रिज़र्व एस्टिमेशन में फिर मुसीबत या इस तरह यानी कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, आप लोग का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, लेक्चर पे जाऊंगा। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। कोई चीज़ अगर आप लोग समझ नहीं आ रही हो तो उसके लिए एक मिसलिनियस लेक्चर रखेंगे और इंशाल्लाह उसको मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूँगा। और जितना मुझे इल्म है या जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गैस रिजर्व एस्टिमेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो कॉन्सेप्ट हैं जो गैस रिजर्व एस्टिमेशन के बीच में या इस इक्वेशन में हम यूज़ करते हैं। उसमें पहला हमारा कंसेप्ट है रिजर्व्स का, उसके बाद है बल्क वॉल्यूम। शायद आप लोगों को पढ़ा भी हो, फंडामेंटल ऑफ पेट्रोलियम में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज करना मैं मुनासिब समझ रहा हूँ। फिर पोरोसिटी है, ये रॉक प्रॉपर्टी है, कुछ फ्लूइड प्रॉपर्टी भी इसमें नहीं है लेकिन रॉक प्रॉपर्टीज़ हैं। बल्क वॉल्यूम है, इस तरह पोरोसिटी है, सैचुरेशन है, कोनेट वाटर सैचुरेशन है। फिर यानी कि सैचुरेशन की बहुत सी टाइप है, लेकिन इसमें जो यूज़ हो रहे हैं वो कोनेट वाटर सैचुरेशन यूज़ हो रही है, इसलिए मैं वही डिफ़ाइन करूँगा। और एक और है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या गेज डिविएशन फैक्टर, इसको हम जी फैक्टर भी बोलते हैं, जी फैक्टर। ठीक है, तो जब बढ़ते हैं अपने पहले कंपोनेंट की तरफ जो है रिज़र्व का। अब रिज़र्व क्या चीज़ है? हमारे पास रिजर्वायर में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो तो आप लोग को पता है। कुछ हाइड्रोकार्बन हमारे पास जो होते हैं वो रिकवरेबल होते हैं, कुछ नॉट रिकवरेबल होते हैं। तो वो हाइड्रोकार्बन जो रिकवरेबल होते हैं और उसको हम कहते हैं रिजर्व, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन द रिजर्वायर डेट कैन बी एक्सट्रैक्टेबल। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा डिफिनीशन मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं सामने। ये रिजर्व मीन्स द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच आर रिकवरेबल फ्रॉम द नॉन एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बेस्ड ऑन नॉन टेक्नोलॉजी अंडर स्पेसिफाइड इकोनॉमिक कंडीशन। यानी कि कुछ खास जो आप लोग के पास इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस को आप यूज़ करते हुए जो एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है उसमें जितना आप रिकवर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रिजर्व बोलेंगे। दूसरा हमारा कंसेप्ट है पोर वॉल्यूम का। मैंने उधर बल्क वॉल्यूम लिखा है लेकिन यहाँ पर मैं पोर वॉल्यूम का यूज़ कर रहा हूँ। बल्क वॉल्यूम असल में कंप्लीट जो वॉल्यूम होता है रॉक का या रिजर्वायर का, उसको हम बल्क वॉल्यूम बोलते हैं, जिसमें पोरस भी होता है और नॉन पोरस भी होता है। पोर वॉल्यूम को क्या होता है? अगर आप बल्क वॉल्यूम को पोरोसिटी ऑफ द रॉक या रिजर्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आप लोग के साथ इक्वेशन बनेगी, आंसर आएगा, वो आप लोग का पोर वॉल्यूम होगा। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ऑल फोर स्पेसिस विद इन द रॉक और रिजर्वायर। यानी कि ये रॉक या रिजर्वायर के बीच में या उसके अंदर जो पोर वॉल्यूम है उसको हम, यानी कि पोर्स जो होते हैं चाहे वो इंटरकनेक्टेड हो चाहे वो नॉट कनेक्टेड हो। कुछ पोर होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी एक पोर की तरफ दूसरे पोर की जानिब रास्ता बना होता है, तो उसको हम कनेक्टेड पोर, इंटरकनेक्टेड पोर कहते हैं। कुछ पोर्स ऐसे होते हैं जिसमें यानी कि कनेक्टिविटी नहीं होती, वो दोनों जो पोर्स होते हैं उसके आपस में कनेक्शन नहीं होता, यानी कि बंद हुए होते हैं। एक रास्ते से वो उसमें हाइड्रोकार्बन चले जाते हैं या वाटर या जो भी फ्लूइड होता है रिजर्वायर में, लेकिन वो दूसरी तरफ जा नहीं सकता, वो वापस उसी रास्ते से निकलता है, तो वो नॉट कनेक्टेड होते हैं, वो कनेक्टेड नहीं होते। तो ये तकरीबन पूरा जो कनेक्टेड है या इंटरकनेक्टेड पोर्स या नॉट इंटरकनेक्टेड पोर्स, उन सब का यानी कि इकट्ठा जो वॉल्यूम है उसको हम पोर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसको हम एकड़ फीट में रिजर्व एस्टिमेशन जब हम करते हैं तो उसमें यूनिट होता है, फील्ड यूनिट वो एकड़ फीट में होता है पोर वॉल्यूम का। ठीक है, आगे चलेंगे दूसरे कंसेप्ट की तरफ। जो हमारा एक और कंसेप्ट है पोरोसिटी का,
पोरोसिटी तो आप लोग को पता है कि ये एक रेशो है, इट इज़ अ रेशो ऑफ पोर वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम, यानी कि जो पोर वॉल्यूम होगा रिजर्वायर का या रॉक का, उसका हम अगर एक रेशो ले ले टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक, चाहे वो बल्क हो, बल्क वॉल्यूम हम उसको लेते हैं, इसमें ये पूरा रॉक का जो वॉल्यूम होता है वो आ जाता है, उसमें पोर्स भी आ जाता है और साथ में ग्रेन वॉल्यूम जो है वो भी आ जाता है। तो ये एक रेशो है पोर वॉल्यूम का और बल्क वॉल्यूम का, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, इसको हम परसेंटेज में या फ्रैक्शंस में इसको मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट एक और कंसेप्ट है सैचुरेशन का, जो हम रिजर्व एस्टिमेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम यूज़ भी करते हैं। तो सैचुरेशन क्या है? द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ पोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ पार्टिकुलर फ्लूइड, चाहे वो ऑयल हो, गैस हो या वाटर हो, यानी कि पोर वॉल्यूम जो होता है उसका जितना फ्रैक्शन यानी कि पर पोर वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड होता है किसी खास फ्लूइड ने, उसको हम सैचुरेशन बोलते हैं। आप लोग साइड पे देख रहे हो, ये मैंने फार्मूले लिखे हैं, उसके कुछ रेशो लिखे हैं। सैचुरेशन एस नॉट ऑयल के लिए यूज़ होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिवाइड बाई पोर वॉल्यूम। जितना ऑयल का वॉल्यूम है रिजर्वायर में, उसको अगर हम पोर वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रेशो बनेगी, जो आंसर आएगा, उसको हम सैचुरेशन ऑफ ऑयल कहेंगे। ठीक है, इस तरह आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई पोर वॉल्यूम, तो ये सैचुरेशन ऑफ गैस हो गई। साथ में वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई पोर वॉल्यूम, तो ये सैचुरेशन ऑफ वाटर आ गई। ठीक है, अब ये नीचे मैंने मेंशन किए हुए हैं, इट्स नॉट ऑयल सैचुरेशन, SG गैस सैचुरेशन, SW वाटर सैचुरेशन। ठीक है, ये वो कंसेप्ट है जो ज़्यादा यूज़ होते हैं रिजर्व एस्टिमेशन में। अब हम बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ, जो है यानी कि वाटर कोनेट वाटर सैचुरेशन। लेकिन उस पर जाने से पहले ये सैचुरेशन का फार्मूला आप लोग देख ले, टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई पोर वॉल्यूम। जो फ्लूइड होता है उसका इकट्ठा वॉल्यूम अगर हम लें, चाहे वो गैस हो, ऑयल हो और वाटर हो, तीनों का इकट्ठा लेंगे, पोर वॉल्यूम पे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास सिर्फ सैचुरेशन आएगी। ठीक है, अब हर एक के लिए अगर आप अलग अलग पुट करोगे तो फिर वो स्पेसिफाइड सैचुरेशन होगी, स्पेसिफाइड फ्लूइड का। अगला जो हमारा एक अहम है कंसेप्ट, वो है कोनेट वाटर सैचुरेशन। SWI से इसको डिनोट करते हैं। इसको इनिशियल वाटर सैचुरेशन भी कहते हैं या इंटरस्टिशियल वाटर सैचुरेशन भी कहते हैं। ये वाटर की वो मिकदार है जिस पे वाटर इमोबाइल होता है रिजर्वायर में, यानी कि ये रिजर्वायर में पड़ा होता है लेकिन मूव नहीं कर रहा होता। द मैक्सिमम वाटर सैचुरेशन एट विच वाटर विल बी इमोबाइल, यानी कि वाटर मूव नहीं करेगा इस सिचुएशन पे, तो इसको हम कोनेट वाटर सैचुरेशन कहते हैं, या क्रिटिकल वाटर सैचुरेशन, या इररिड्यूसिबल वाटर सैचुरेशन, या इंटरस्टिशियल वाटर सैचुरेशन ये कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अहम कंसेप्ट है। इसके आगे एक और कंसेप्ट आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और गैस डिविएशन फैक्टर या Z फैक्टर, Z फैक्टर। तो ये अगर आप लोग देख ले, अगर हम रिजर्व एस्टिमेशन करते हैं या गैस की कैलकुलेशन करते हैं, आइडियल गैस लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइडियल गैस लॉ का सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, शायद मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा था। और यही वही आइडियल गैस लॉ है जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, आगे जाके हम रिजर्वायर इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं। तो अगर आप उसमें देख ले, PV इज इक्वल टू NRT होता है, PV इज इक्वल टू NRT। NPV क्या है? P हमारे पास है प्रेशर, V वॉल्यूम और N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर। यानी कि एक रिलेशन है ये जिसमें हम वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में एक रिलेट करते हैं कि इन तीनों का आपस में क्या एक दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। जब आइडियल सिचुएशन होती है तो आइडियल गैस में प्रेशर का वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि वॉल्यूम न बढ़ता है न कम घटता है, और इस तरह टेम्परेचर का भी वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन रियल गैसेस में ये आ जाता है, इसमें ज़रूर उस पर इफेक्ट होता है। तो वो जो डिविएशन है फ्रॉम रियल सिचुएशन टू आइडियल, उसको हम एक फैक्टर से डिनोट करते हैं जिसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं या गैस डिविएशन फैक्टर कहते हैं। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रेशर और टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ जो चेंजेस होती हैं, इन दोनों का इफेक्ट होता है, उसको कंपेंसेट करने के लिए हम Z फैक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हुआ, ये आप लोग देख सकते हैं Z जो है वो क्या है? ये है V एक्चुअल डिवाइड बाई V रियल, यानी कि ये एक रिलेशन है जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है उसका रियल वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन है, यानी कि जो उसका रेशो है, उसको हम Z से डिनोट करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए कुछ कोरिलेशन भी हम यूज़ करते हैं, आप लोगों ने रिजर्वायर इंजीनियरिंग 1 में पढ़ा होगा। और इस तरह कुछ इक्वेशन भी हैं, सूडो रिड्यूस टेम्परेचर है, सूडो रिड्यूस प्रेशर है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का, इस तरह फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन
फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो होते हैं उसमें उसका गैसेस में जो फ्रैक्शन होते हैं उसका भी एक इफ़ेक्ट होता है, उसके ज़रिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं आती हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं वो आप लोगों को बता दूं। एक अलग सा मिनी एक लेक्चर भी बनाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।